नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। लक्षद्वीप मालदीव विवाद के बाद मालदीव सरकार बैकफुट पर है, ये जग जाहिर है। भले ही इस मामले में उसने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन भारत से उठने वाले मालदीव विरोधी स्वर थम नहीं रहे। भारत में इसका गुस्सा साफ दिख रहा है। मालदीव की तमाम बुकिंग कैंसिल हो रही हैं। ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने तो वहां की बुकिंग लेनी ही बंद कर दी है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पूरे विवाद को तो हम रोज समझ ही रहे हैं कि क्या वहां पे हो रहा है, लेकिन उसके बीच में एक सवाल ये उठता है कि अगर मालदीव नहीं तो क्या? मालदीव का विकल्प लक्षद्वीप तो जरूर है, लेकिन लक्षद्वीप के साथ साथ देश भर में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर आप घूम सकते हैं, मालदीव जैसे ही हॉलीडेज बिता सकते हैं। और सिर्फ मालदीव जैसा ही क्यों, सिर्फ समंदरी क्यों, हमारे यहाँ पहाड़, हमारे यहाँ खूबसूरत नज़ारों से भरे हुए ऐसे तमाम पर्यटक स्थल हैं जहां पर आप जा सकते हैं, बशर्ते उन्हें एक्सप्लोर किया गया हो बाकायदा। तो आज हम भारत के भीतर वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर आप वेकेशंस की प्लानिंग कर सकते हैं, बिल्कुल मालदीव स्टाइल में बताएंगे आपको, बहुत ही खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। बाद में विदेश, पहले अपना देश। जी हाँ, लक्षद्वीप को लेकर मालदीव से ताजा विवाद के बाद अब यही बात उठ रही है। दरअसल इस मामले में पूरा देश एकजुट हो गया है। भारत के रुख से मालदीव सरकार बैकफुट पर है। हालांकि डैमेज कंट्रोल की कवायद के तहत आनन फानन में मालदीव सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन बात अब आगे निकल चुकी है। बता दें कि मालदीव की इकोनॉमी में पर्यटन की हिस्सेदारी करीब 70% है। इसमें भी करीब 35% पर्यटक भारत से आते हैं। ऐसे में बाद में विदेश, पहले अपना देश ने अगर जोर पकड़ लिया तो समझे मालदीव को कितना बड़ा झटका लगेगा। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि लोग मालदीव की अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने तो वहाँ की बुकिंग लेनी ही बंद कर दी है, जबकि तमाम ट्रैवल कंपनियां अब लक्षद्वीप घूमने के लिए बम्पर डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। इंडिगो के मुताबिक विवाद के बाद मालदीव की बुकिंग में गिरावट देखने को मिली है। पहले विवाद को समझते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे के अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया था। पीएम ने लक्षद्वीप में स्नॉर्कलिंग की फोटो शेयर करते हुए कहा कि जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। पीएम की ये पोस्ट वायरल होते ही लोग लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से करने लगे, लेकिन मालदीव के 3 मंत्रियों को लक्षद्वीप की प्राकृतिक विरासत का प्रचार प्रसार नागवार गुजरा। उन्होंने भारत और पीएम मोदी को लेकर अमर्यादित टिप्पणियां देनी शुरू कर दी। ये मामला भारत मालदीव तक ही सीमित नहीं रहा है। अब तो भारत के सपोर्ट में खड़े इजरायल ने यहाँ तक कह दिया है कि वह लक्षद्वीप में डीसैलिनेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इससे लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पर लक्षद्वीप को लेकर सर्च करने के मामले में 3400% का इजाफा हुआ है, जबकि इक्सिगो पर लक्षद्वीप को लेकर होने वाली इंक्वायरी में 2900% का उछाल आया है। चाहे साल 2004 की सुनामी हो या 2014 का जल संकट, भारत ने हमेशा सच्चे पड़ोसी की तरह मालदीव की मदद की है। लेकिन कुल मिलाकर मालदीव का भारत के प्रति नकारात्मक रुख हमारे लिए टूरिज्म के लिहाज से एक बड़ा अवसर बनकर आया है। लक्षद्वीप के अलावा केरल, दमन दीव, लद्दाख, अंडमान निकोबार जैसी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां नेचर, एडवेंचर, मेडिकल और आयुर्वेद टूरिज्म से जुड़े ढेर सारे विकल्प हैं। वहीं धार्मिक पर्यटन के तौर पर अब अयोध्या धाम भी विदेशी सैलानियों के घूमने के एक खास डेस्टिनेशन प्लेस के तौर पर तेजी से विकसित हो रहा है। तो अब देश में ही ऐसे मनोरम टूरिज्म डेस्टिनेशन है, तो हमें इसका आनंद लेने के लिए विदेश क्यों जाना? लोग विदेश से भारत ऐसी जगहों पर घूमने आएंगे। इससे हमारी परंपरा और संस्कृति का प्रचार प्रसार तो होगा ही, साथ ही हमारी इकोनॉमी को भी खाद पानी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि गोसाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं IATO यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। बहुत बहुत स्वागत है गोसाई जी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अमरेश तिवारी, वाइस चेयरमैन हैं ICPB यानी कि इंडियन कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो के। बहुत बहुत स्वागत है अमरेश जी आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं सुजॉय मित्रा, जाने माने सोलो ट्रैवलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुजॉय जी आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ कुछ देर बाद प्रशांत पिट्टी भी जुड़ेंगे जो कि ईज माई ट्रिप के को फाउंडर हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे शो के अगले हिस्से में। मैं शुरुआत सबसे पहले गोसाई साहब आपसे करना चाहूँगा।
इतना बड़ा विवाद हो गया और उसके बाद हमें अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक तरह से अब ये अवसर में तब्दील हो गया है और ख़ास तौर से अब पूरा हिंदुस्तान बात कर रहा है कि अपने देश देखो। भारत सरकार तो मुहिम चला ही रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं मालदीव के विकल्प की लक्षद्वीप के तौर पर, तो फिर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं कि साहब क्या मालदीव के बराबर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वहाँ पर पहुँचना सुगम है, क्या वहाँ पर अफोर्डेबिलिटी का एक इशू है। ये सारे सवालों के जवाब मिलने इसलिए अब ज़रूरी हो गए हैं क्योंकि अब लोगों ने ठान लिया है कि मालदीव क्यों जाना जब लक्षद्वीप हमारे पास है। तो क्या लक्षद्वीप में वो सारी चीज़ें हैं जो मालदीव के विकल्प के रूप में उसे पेश करती हैं गोसाई साहब? धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कोई भी डेस्टिनेशन है, चाहे वो लक्षद्वीप मालदीव से, सबकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। बट डेफिनेटली अगर हम उसको लक्षद्वीप को कंपेयर करना चाहते हैं मालदीव से, तो लक्षद्वीप में जो जीव जंतु या वनस्पति जो फ्लोरा फौना जिसको भी कहते हैं पाई जाती है वो सिमिलर है मालदीव्स की तरह। बट हाँ, किसी भी डेस्टिनेशन को अगर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, डेवलप करने के लिए या होने के लिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे होटल्स हो, चाहे वो गाइड्स हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ हो, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो ये लक्षद्वीप हो सकता है सरकार को पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि एक हमें समझना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से थोड़ा संवेदनशील एरिया है ये। इसमें यहाँ पे एक्सेस टूरिज्म ना हो, कनेक्टिविटी होनी चाहिए और रेगुलेटेड टूरिज्म होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट डेफिनेटली इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो देखने लायक हैं। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोली रवि जी कि रेगुलेटेड टूरिज्म होना चाहिए, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से भी ये संवेदनशील है और प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी ये संवेदनशील है। ये ना हो कि वहाँ पर एक सैलाब उमड़ आए पर्यटकों का और बिना आधी अधूरी तैयारियों के साथ वहाँ पर लोग पहुँच जाएं और जिससे उल्टा वहाँ की जो शांति है, जो वहाँ की इकोलॉजी है, उसको नुकसान हो। तो क्या हो एक बैलेंस्ड अप्रोच। मैं बाकी डेस्टिनेशंस पे बात करूंगा तिवारी जी, लेकिन मैं थोड़ा सा लक्षद्वीप पर इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि लक्षद्वीप सबकी जुबान पर है आजकल। तो जो रेगुलेटेड टूरिज्म की बात रवि कर रहे हैं, वो एक बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो? दीपक जी, जैसा कि रवि ने कहा कि लक्षद्वीप में हमारे पास सबसे बड़ी यूएसपी क्या है कि जो हमारी इकोलॉजी है, जो वहाँ का मरीन है, वो पूरा बिल्कुल बचा हुआ है, उस पर कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा से इनर लाइन परमिट थी लक्षद्वीप में टूरिस्ट के जाने के लिए। तो हमारी जो प्राकृतिक और मतलब नेचुरल धरोहर है वो बिल्कुल बची हुई है। तो जब हम उसको डेवलप करना चाहेंगे तो चूंकि एज कम्पेयर टू मालदीव जहाँ पे 1192 के करीब आइलैंड हैं और जबकि लक्षद्वीप में करीब 36 आइलैंड हैं लक्षद्वीप में और अंडमान में वहीं 590-591 आइलैंड हैं, तो हमारे पास आइलैंड लिमिटेड है। और अगर हम उसको 8 या 10 आइलैंड को चूज़ करते हैं और उसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करते हैं, जैसे बंगाराम है, अगाती है, 3-4 और अच्छे आइलैंड है जिसको अगर हम विकसित करने की बात करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हमें ये पता है कि हम कैसे इकोलॉजी को बैलेंस में रखें और एक बैलेंस ग्रोथ में एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट को कैसे हम ऑडियंस को कैप्चर करें। क्योंकि हमारा जो समुद्री जीव जंतु वहाँ पे हैं, जो कोरल हैं, वो बिल्कुल संरक्षित है अभी भी एज कम्पेयर टू द मालदीव, क्योंकि उसका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है। तो कैरिंग कैपेसिटी को और सस्टेनेबल टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए अगर हम विकास की योजना बनाएं और उसको एक पर्टिकुलर मार्केट में, जो वाटर स्पोर्ट्स, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर हम एडवेंचर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स बेस्ड एक्टिविटीज़ को वहाँ पे प्रमोट करें और एक सीमित मात्रा में उसको हम अगर उसका दोहन करें, तो उससे न सिर्फ पर्यटन को फायदा होगा, जहाँ पे आप देखें अगर 60% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग आप मालदीव की सिर्फ टूरिज्म से आती है। तो अगर हम इसी तरीके से अगर लक्षद्वीप को डेवलप करते हैं तो जो लोकल जीडीपी है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, करीब वहाँ पे 56-57 हज़ार की पॉपुलेशन रहती है लक्षद्वीप में, उनको काफ़ी फायदा होगा। और क्योंकि वहाँ पे करीब 91% का एजुकेशन लिटरेसी रेट है लक्षद्वीप में, तो नेचुरली सब पढ़े लिखे हैं। अगर उनको समझाया जाए कि पर्यटन से उनको क्या फ़ायदा होगा और उसको एक सीमित दिशा में किया जाए, कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान रखा जाए, क्योंकि वहाँ पे बड़ा सेंसिटिव है जीव जंतु, वहाँ के जो कोरल है बड़ा सेंसिटिव मामला है। तो उसके विकास के लिए जो योजनाएं मैं अग्री कर रहा हूँ, वो आपने जो सीमित मात्रा में जो आप
बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मायने बड़े हैं सीमित मात्रा में। देखिए अभी तक के मैं 2 कीवर्ड्स ले रहा हूँ, नंबर 1 रेगुलेटेड टूरिज्म और दूसरा जो तिवारी जी ने कहा सीमित मात्रा में और कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम अपने देश के एक शानदार पर्यटक स्थल को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बढ़ावा किस तरह से दिया जा रहा है, क्या ये उसके लिए लॉन्ग टर्म में कहीं नुकसानदेह साबित ना हो जाए। इसलिए थोड़ा सा एक बैलेंस्ड अप्रोच और सारा का सारा होमवर्क हमें करना होगा। इसीलिए रेगुलेटेड टूरिज्म हो, उस पर आगे बढ़ें, सीमित मात्रा में हो, कैरिंग कैपेसिटी का आकलन करके आगे बढ़ाया जाए, ये सबके लिए बेस्ट होगा। अब मैं सुजॉय आपके पास आना चाहूँगा। एज ए ट्रैवलर मैं आपका नज़रिया समझना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा जो मालदीव लक्षद्वीप विवाद चला है, एक ट्रैवलर होने के नाते आपको क्या लग रहा है, एक आम हिंदुस्तानी के जो कि ट्रैवलिंग का शौक रखता है, नई नई जगहों पे जाना चाहता है, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहता है, उसके साइकी में, उसकी मनोवृत्ति में क्या बदलाव आया? हम देख रहे हैं कि लोग अब कह रहे हैं कि साहब अब हम हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा घूमेंगे। तो ये जो घूमने की जो साइकी है, क्या एकदम से पलट के जो विदेशों में घूमना चाहता है, अचानक से पलट के क्या ऐसा हो सकता है कि हम देश में ही उन सारी वाइब्स को महसूस करें जो हमें बाहर मिलती है? देखिए ट्रैवल हमेशा कोएग्जिस्ट करेगा। हाँ, जो एक रेगुलर ट्रैवलर है वो इंडिया और फॉरेन दोनों ही जगह घूमेंगे। हाँ, अगर 10 ट्रिप फॉरेन के मार रहे तो वो हो सकता है कि 3 इंडिया में किया, 7 बाहर किया। ये लक्षद्वीप आइलैंड एक बड़ा ही अलग तरीके का अटॉल से, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ, मैं इसे मालदीव्स के जगह पे आज पैसिफिक के रिमोट आइलैंड तुवालू है, किरीबाती है, नारू है, इनसे कंपेयर करूंगा। आज आप नारू किरीबाती में इसमें लेस देन 1000 विजिटर्स आते हैं साल में। मालदीव्स का इकोसिस्टम क्या जाता है कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, माले सिटी में कुछ है नहीं, एक अटॉल्स जो उसके नियर बाई प्लेसेस में है, जहाँ पे टिपिकली जो हम कहते हैं फुल सर्विस रिसोर्ट्स के, उसके ऑल 3 मील्स के साथ आपका वो स्टे मैंडेटरी है। और देन मालदीव्स हैज़ अ एडवांटेज जो बहुत रिमोट सी प्लेन से रिमोट लोकेशन चला जाता है, सी प्लेन ही 75-80 हज़ार का हो जाता है, तो जहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज़ जाते हैं और एक मिडिल क्लास या वेरी वेल टू डू क्लास के लिए पहुँचना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। जब हम लक्षद्वीप में देखें तो देखिए ये इनका दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कोरल, बट जब हम रेगुलेटेड टूरिज्म की बात कर रहे हैं, इसे आप कंपेयर करिए, जब हम अंटार्कटिका जाते हैं पेंगुइन्स देखने, एक भी होटल नहीं रहता अंटार्कटिका में, शिप से जाते, शिप में रुकते हैं और शिप से वापस आते। तो वो क्या है, आपने बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब किए अपने शिप्स के थ्रू लोग वहाँ रुक रहे हैं। तो ये भी एक पार्ट है जो पहले होता था लक्षद्वीप में। बट 2012 में अगर आप एक पॉइंट देखिए कि वहाँ पे सीशल बीच रिसोर्ट था, उसके ऊपर लोकल का केस चला, बंगाराम रिसोर्ट था, उसके साथ लोकल्स का केस चला। तो आई थिंक पहले लोकल्स के साथ ये सिनर्जी आएगा तो बिल्कुल जो लोकल ट्रैवलर्स हैं वो मालदीव्स के जगह पे जो नियर बाई डेस्टिनेशन जा रहे हैं उसमें लक्षद्वीप, अंडमान बिल्कुल ऑल्टरनेटिव बनते हैं और बेटर ऑल्टरनेटिव बनते हैं। एब्सोल्युटली। और देखिए ये स्ट्रैटेजिकली भी हमको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये बहुत संवेदनशील, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारा मिडल ऑफ अरेबियन सी है हमारे लिए, और हमको ये जो मूवमेंट्स ऑफ शिप्स जो है ना, ये आपके गल्फ ऑफ एडन से और गल्फ ऑफ ओमान से जो शिप्स आती हैं उन पर आपको एक नज़र रखने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हमको स्ट्रैटेजिकली वो लोकेशन हमारे लिए है। तो सीमित मात्रा में ही हमको यहाँ पर एवेन्यूज़ को तलाशना होगा ताकि यहाँ की आबो हवा ख़राब ना हो, उसको किसी तरह का नुकसान ना हो, और हमारा जो टूरिज़्म का सपना है मालदीव्स का एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर, उसका भी हम ख्याल रख पाए। और आइए फटाफट से ईज़ माई ट्रिप के को फाउंडर प्रशांत पिट्टी से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो मालदीव्स के लिए तमाम बुकिंग्स को रोक दिया है उसके पीछे की वजह क्या है। ओवर टू यू प्रशांत जी, ज़रा बताएं क्यों रोक दिया आपने अचानक सारी बुकिंग्स? हमने मालदीव्स की सारी फ़्लाइट्स स्थगित अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत सिंपल रीज़न से की हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो सिर्फ लक्षद्वीप की बड़ाई की थी, अच्छी फ़ोटोज़ डाली थी, उन्होंने मालदीव्स के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा था। फिर भी मालदीव्स के 3-4 मिनिस्टर्स ने काफ़ी अभद्र बातें करी हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी और हमारी कंट्री के बारे में भी, तो वो बिल्कुल भी हमें उचित नहीं लगा।
और हमें लगा कि एज अ कंट्री जो हमसे इतना परेशान है, बिना हमें उत्साह हमें इतना उल्टा सुल्टा बोल रही है, तो उसको बिज़नेस हमें नहीं देना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये एक्शन लिया कि हम आगे से अब कोई भी मालदीव्स की टिकट्स बुक नहीं करेंगे। मालदीव्स जैसी बहुत सारी लोकेशंस हैं हमारे देश के अंदर, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हमें दिखाया, लक्षद्वीप ही उसी एरिया के अंदर आता है, उसी चेन के अंदर ही आता है लक्षद्वीप भी, और बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस देता है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार में बहुत अच्छे अच्छे आइलैंड्स हैं जो कि थाईलैंड के बीचों को मात देते हैं, प्लस छोटे छोटे टाउन्स भी हैं हमारे देश के अंदर जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है अभी तक। जैसे एक मरारीकुलम विलेज है, वो भी एक बीच एरिया है। मरारीकुलम ये केरला में आता है, बहुत सुंदर एरिया है, अलेपी के पास में पड़ता है। हम प्रमोशन इन लोकेशंस की कर रहे हैं ईज़मा ट्रिप के ऊपर, बल्कि हम अभी से नहीं, हम तो कोविड के टाइम से करते आए हैं। हमने देखो अपना देश करके कैंपेन भी रन किया था कोविड के टाइम पे, जहाँ पे हमने 50 लोकेशंस शेयर करी थी जो कि बाहर की लोकेशंस के कंपैरेटिव लोकेशंस हो सकती हैं। जैसे कि आपको अगर वाइल्ड लाइफ का मज़ा लेना है तो आप जवाई जा सकते हो, आपको एक बहुत सुंदर नदी जो एकदम क्लीन नदी है उसका मज़ा लेना है तो आप दुआकी जा सकते हो। मोलोंग एक विलेज है मेघालय के अंदर जो वन ऑफ द क्लीनेस्ट विलेज माना जाता है एशिया का। अब लक्षद्वीप के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है वन ऑफ द बेस्ट बीचेस है अपने देश के। वैसे बहुत सारी जगह हैं, उसका प्रमोशन हम आज भी ईज़मा ट्रिप पे कर रहे हैं। आप easmatrip.com पे जाकर ये सारे के सारी लोकेशंस आप देख सकते हैं। और हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा भारतीय नागरिक से। हमने तो डिसीजन लिया था सोच के कि वी शुड बी कंट्री फर्स्ट, बट हमें नहीं उम्मीद थी कि इतना ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिलेगा, साहस मिलेगा लोगों से। हमारी नंबर ऑफ बुकिंग्स, नंबर ऑफ इंक्वायरीज ईज़मा ट्रिप की बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं पिछले एक दिन के अंदर। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका, और मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का भी जिन्होंने लक्षद्वीप गए और एक रुचि जगाई लोगों को भारत देखने के लिए। मैं चाहूँगा कि वो अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर कभी कभार ट्रैवल भी कर लिया करें और हमें भी दिखा दिया करें कि भारत में और क्या क्या हिडन जेम्स हैं। ऑलराइट गोसाई साहब, कभी कभी ना ये थोड़ा सा देखिए, ये एक ऐसा मसला है कि पूरा देश उसमें एकजुट है। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो देखिए, आप बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस कह रहे हैं कि साहब बिजनेस बाद में है, देश पहले है। लेकिन जो ट्रैवलर्स जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उनके भी कई सवाल आ रहे हैं कि मालदीव्स का अब होगा क्या, वहाँ जाने वाले जो काम कारोबार कर रहे हैं उनका क्या होगा। हमारे कई मित्र गण हैं जो कह रहे हैं कि हम मालदीव्स का प्लान तो कर चुके थे लेकिन मार्च का था, फरवरी लास्ट का था, तब तक की क्या स्थिति होगी। तो ज़रा कुछ उस बारे में बता पाएं अगर आप, कि आगे क्या भविष्य है मालदीव्स का। जी देखिए, इसमें निसंदेह कोई शक नहीं है कि कोई भी राजनीतिज्ञ अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पे अपमानजनक टिप्पणी करता है तो लोगों की उसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं, और वो भावनाएं खुल के जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं। बट क्या है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि बहुत सारे ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर हैं जो लोग मालदीव सेल करते हैं या हॉलीडेज बेचते हैं लोगों को, तो उन लोगों का कारोबार भी इससे चलता है जिससे बहुत लोगों की जीविकाएं चलती है। तो हम किसी भी डेस्टिनेशन को ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल बॉयकॉट कर दें या बंद कर दें। बस हाँ, अपना देश देखना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मालदीव्स की बुकिंग में फ़र्क पड़ेगा, मैंने कहा इवन ट्रैवलर भी 2 बार सोचेगा। अगर संबंध ठीक नहीं है, हो सकता है अभी वहाँ के मंत्रियों को जिनको सस्पेंड किया गया है उसके सपोर्टर्स लोग वहाँ कुछ प्रॉब्लम करें ग्राउंड लेवल पे, तो ये सब चीज़ें अभी देखने वाली हैं मेरे ख्याल में। बट अभी हमें जो वहाँ की टूर ऑपरेटर एसोसिएशन है मालदीव्स की, उसका आज लेटर भी आया है, उन्होंने बड़ा खेद प्रकट किया है इस तरह अपने मंत्रियों को लेकर के। और तो ट्रेड तो चाहता है कि संबंध बने रहें, बिकॉज पर्यटन, जैसा सुजॉय ने भी कहा था कि सिर्फ ट्रैवलर जो है सिर्फ अपने देश में नहीं विदेश में भी जाना चाहेगा तो जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि लक्षद्वीप उभर के आ रहा है डेस्टिनेशन। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मालदीव्स, यस अभी थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम रहेगी, बट आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोग ट्रैवल करेंगे। बिल्कुल 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 रवि, जैसा आपने बताया, मैं भी वहाँ के अखबार वगैरह पढ़ रहा हूँ, लोगों के सेंटिमेंट्स देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इन मंत्रियों के साथ वहाँ पूरा देश खड़ा है। वहाँ पर इनका बड़ा आलोचना भी हो रही है, उनके बारे में लिखा जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, भारत तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट देश है। तो मुझे नहीं लगता है कि एकदम ब्लैंकेट बैन टाइप का कुछ ख्याल होंगे, लेकिन हाँ ये जो जज्बात हैं वो तो लोग अपना जाहिर करेंगे ही। अमरीश जी, आपकी क्या बातचीत हो रही है वहाँ पर? जो टूर एंड ट्रैवल वाले लोग हैं उनका वो तो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा हिस्सेदारी है
हमारे पर्यटकों की वहाँ पर, तो वो चिंता में तो हैं, लेकिन वो क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या वो उम्मीदों भरी नज़रों से देख रहे हैं हमारे? बेसिकली जब तो मालदीव का जो सबसे बड़ा फेयर है कि मालदीव के जो कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन हैं, जो उनके प्रतिस्पर्धी डेस्टिनेशन है, जैसे फुकेट हो गया, सिसेल्स हो गया, लंकावी हो गया, मॉरिशस हो गया, नेचुरली यहाँ पे जो हिंदुस्तानी ट्रैवलर है जो इंडिया के अलावा अगर बाहर जाना चाहेगा और वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करना चाहेगा तो उसके पास ये सारे बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। और 11.2% करीब हमारा, करीब 2 लाख के आसपास, 2,03,000 हमारे ट्रैवलर्स, नंबर 1 डेस्टिनेशन हम थे मालदीव्स के लिए इस साल। तो एक बहुत बड़ा झटका होगा उनके लिए अगर 23% जिसकी टोटल जीडीपी का ही टूरिज्म से आता है, अगर उसके लिए अगर एक सबसे बड़ा सोर्स मार्केट चला जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो देश भी नहीं चाहेगा ऐसा हो। पर जैसा कि कहते हैं कि कई बार आपदा में एक आशा की किरण नजर आती है, तो हमारी 7,000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है इंडिया की। अगर आप देखें तो हमारी इतनी बड़ी कोस्टल लाइन शायद ही किसी देश के पास हो। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि जब हम अपने जो हमारे कोस्टल लाइन के जो डेस्टिनेशन है, चाहे वो उड़ीसा में हो, चाहे आपके वो महाराष्ट्र में हो, चाहे अंडमान हो गया या आपका मालदीव्स हो गया, केरला हो गया, अभी ऋषिकेश बता रहे थे, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोस्टल डेस्टिनेशन हैं, हमारे आंध्रा में हो गया, वाइजाग के पास में, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बीचेस हैं, गणेश पुल हो गया महाराष्ट्र में, जिसको प्रमोट किया जा सकता है। तो अगर हम उसकी तरफ में कोई एक ऐसी पॉलिसी के लेके आते हैं, और जैसे सुजॉय बोल रहे थे कि हम क्रूज टूरिज्म जैसे ऑलरेडी चल रहा है, कुछ क्रूज उनको और बढ़ावा कर सकते हैं, रिवर क्रूज हमने चालू किया है, तो वाटर बेस्ड एक्टिविटीज के और इस कोस्टल लाइन का हम अगर सही उपयोग करें पर्यटन के विकास के हिसाब से। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली तिवारी जी कि हमारी जो कोस्टल लाइन है, और लगभग मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो 450 के आसपास बीचेस ऐसे हैं जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सारा का सारा, जब भी बात आती है कहाँ जाना, तो गोवा या एक आध दो और दिमाग में आते हैं, बाकी नहीं आते। सुजॉय, मैं फटाफट से आपके पास आना चाहूंगा। एज ए ट्रैवलर, गोवा प्रमोट करते हैं, केरला, हाँ यस सर, केरला एब्सोल्युटली, मतलब हमें चाहिए कि इन डेस्टिनेशन को प्रमोट करके टूरिज्म को डिस्ट्रीब्यूट, एब्सोल्युटली, और इसमें कोई शक नहीं है कि कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन सोच बदलने की आवश्यकता। लेकिन सुजॉय, एक ट्रैवलर के तौर पर जब आप जाते हैं बीचेस पर या कुछ नई डेस्टिनेशंस पर, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि एक तो डेवलपमेंट का इशू है कि दिखती जगह बहुत अच्छी खूबसूरत है, लेकिन वहाँ रुकने की जगह नहीं, वहाँ पर अच्छा स्टे नहीं, अच्छा खान पान नहीं। एक बहुत बड़ा इशू हाइजीन का भी आता है जिस पर हमें ध्यान देना है। तो एज ए ट्रैवलर, अगर आप पूरी इंडियन कोस्टल लाइन को रिवोल्यूशनाइज अगर देखें, तो क्या क्या चीजें होंगी जो एज ए ट्रैवलर आप चाहेंगे कि दुरुस्त हो बुनियादी रूप से? देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले एक एग्जांपल मैं देता हूँ। विस्तारा ने एक इनिशिएटिव लिया कि 4 महीने के लिए दिसंबर से मार्च डायरेक्ट बाली का डायरेक्ट फ्लाइट चले। इससे पहले बाली 1 स्टॉप था, टू प्रमोट टूरिज्म इन बाली, क्योंकि इंडिया से बहुत जाते हैं। सो पहला मुझे ऐसा लगना चाहिए कि एयरलाइंस ऐसे सीजनल फ्लाइट चला रहे हैं कुछ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से डायरेक्ट इन कोस्टल लाइंस पे इंटरनेशनल। 3 महीना चलाया विस्तारा ने, 4 महीना फ्लाइट चलाया, और रिस्पॉन्स बाली के लिए आउटबाउंड का ऐसा था कि वो फ्लाइट 90,000 में चला गया। पेरिस विस्तारा का 55 में चल रहा था और बाली 90,000 में चला गया। सो एयरलाइन कंपनीज टू टेक इनिशिएटिव, ऐसे पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस को पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी कुछ पर्टिकुलर जगहों से लाए, चाहे वो थाईलैंड से हो, चाहे मलेशिया से हो, या यूरोप के कुछ कंट्रीज से लाए। कहीं ना कहीं आप अगर अभी सोशल मीडिया में जाएं कि इंडिया के 3-4 डेस्टिनेशन क्या है, तो वो कोची आ जाता है, गोल्डन ट्रायंगल आ जाता है, गोवा आ जाता है। अब इन जगहों की जगह हमारा ये मीडिया का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी प्रमोट डिफरेंट प्लेसेस। माजोली आइलैंड है, वो अमेजोन बेसिन की तरह, आज ब्राजील का अमेजोन बेसिन है, जंगलों के बीच में है। आप माजोली जाइए, मैं एग्जैक्टली 100% तो नहीं कंपेयर करूंगा, बट काफी हद तक वैसा है। आप रणथंबोर में आपका टाइगर ट्रैकिंग के साथ आपका राजस्थान है। सो इन जगहों को हमें मीडिया में और इसमें भी प्रमोट इस तरीके से होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई आ रहा है 4 दिन तो वो इन पे जाए। और मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि रूथलेस इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। किसी ने कहीं इन बीच डेस्टिनेशन में गंदगी किया, जो आज यूरोप में होता है, इसमें होता है आपका हाई पेनल्टी, इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव
एक्शन उन पे, तो ये जीरो टॉलरेंस होना चाहिए इन सब बीच की जगहों पे। कोई भी ये आपके बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन है। एज अ ट्रैवलर पूरी दुनिया में आप ट्रैवल करते हैं, लेकिन आप चाहेंगे कि अगर हिंदुस्तान के भीतर हमको नए डेस्टिनेशंस बनाने तो अमूलचूल परिवर्तन नीतियों में, सोच में आना पड़ेगा। और हम तो ये चाहेंगे, देखिए टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत पुरानी मांग है कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। हम कैजुअली बोल देते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री, लेकिन सरकार की तरफ से इंडस्ट्री का दर्जा अभी दिया नहीं गया है। उस पर फिर बहुत सारे उनके पर्क्स और फिर आगे बढ़ने के लिए मौके मिलते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान जरूर दे। इस बार बजट भी आ रहा है, तो कुछ अगर इस दिशा में किया जाए तो फिर टूरिज्म उद्योग से जुड़े हुए लोगों के भाई अच्छा होगा, हमारे लिए भी पूरी के लिए ये चीजें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकाला आपने। थैंक यू सो मच। गोसाई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।